मेरे ख्याल से समय हो चला है, तो क्लास शुरू होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो लोग जुड़ गए हैं वो तब तक पिछली क्लास जो हुई थी वो मैं आपको याद दिला दूं। हमने जो उपाश्रयी इतिहास लेखन है या अधीनस्थ या निम्न वर्गीय इतिहास लेखन जिसे नाम दिया गया, सब ऑल्टर्न हिस्ट्री के बारे में बात की थी। तो मुझे लगता है कि अब सबऑल्टर्न हिस्ट्री पर यदि आप लोगों ने इन 2-1 दिनों में कुछ पढ़ा है तो बात की जा सकती है। जो लोग जुड़े, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। तो हम लोग क्लास चैट बॉक्स में, हाँ मुझे जवाब मिला है, आवाज पहुंच रही है। तो हाँ सर, आवाज क्लियर आ रही है। जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम। स्वागत है। और अब शुरू करते हैं। तो जो अधीनस्थ इतिहास की बात थी, यद्यप कालक्रम की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा व्यतिक्रम करके जो भी मुझे लग रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण है उसकी तरफ बात को पहले लिया हुआ है, क्योंकि हमारे जो कॉलेज के रेगुलर विद्यार्थी हैं एमए पूर्वार्ध के, उनसे कहीं अधिक तादाद में पूर्व छात्र जो हैं वो भी जुड़ते हैं, साथ में शोधार्थी भी जुड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि अन्य आयामों पर भी बात करते जाएंगे तो अच्छा होगा। जिस दिन ये विभिन्न जो इतिहास लेखन की उपागम है या विचारधाराएं हैं, इनको हमें लगेगा कि कोर्स के हिसाब से लगभग हमने पूरा कर लिया, तो उस दिन एक हम इनका समाकलित मूल्यांकन जरूर प्रस्तुत करेंगे और उसमें कालक्रम के अनुसार कुछ बातें चर्चा में आएंगी। तो इस तरीके से ये जो आज का हमने विषय रखा है कि इतिहास लेखन का मार्क्सवादी उपागम कह लें या मार्क्सवादी विचारधारा कह लें, तो मुझे लगता है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन की चर्चा से पहले थोड़ा बहुत मार्क्स के बारे में जानना मुझे लग रहा ठीक रहेगा। क्योंकि पहला कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत लोग पढ़ते हैं वो ये रहता, वो ये मान के चलते हैं कि मार्क्स है और साम्यवाद है तो ये रूस से ही संबंधित रहा होगा। जबकि जैसा कि अपन सबको पता है कि मार्क्स जर्मनी में जन्म हुआ था उनका और उनका देहांत लंदन में हुआ। तो पहले उनकी थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे और इसको स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। तो ये जो स्क्रीन शेयर के माध्यम से बात को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से मार्क्सवादी उपागम ने इतिहास को प्रभावित किया। तो वो मार्क्स आखिर कौन था
जैसा आप देख पा रहे हैं कि मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार और एक समाजशास्त्री के साथ-साथ पत्रकार भी था और वैज्ञानिक समाजवाद का उसे जन्मदाता भी मानते हैं, इसलिए वैज्ञानिक समाजवादी भी उसको कहा जाता है। इसका जन्म 5 मई 1818 को ट्रीविस प्रिसा, जर्मनी में हुआ। पिता हेनरिच मार्क्स और इसका खुद का जो पूरा नाम था बीच में हेनरिच आता है, कार्ल हेनरिच मार्क्स। इसकी जो माँ थी हेनरिट प्रिसबर्ग, पत्नी जेनी वोन वेस्टफेलन, बच्चे 7 थे, इसमें 3 लड़कियां लंबे समय तक जीवित रहीं और मृत्यु जैसा मैंने कहा लंदन में इसकी हुई 14 मार्च 1883 को। धर्म के बारे में प्रारंभ में इसका परिवार यहूदी था। इसके जन्म के 6 वर्ष के आसपास जब ये रहा होगा तो इसके पिता ने ईसाई धर्म परिवार ने स्वीकार कर लिया और मार्क्स स्वयं में नास्तिकवाद में रहा। यहीं लगे हाथ बता दूं कि धर्म के बारे में मार्क्स का जो विचार है वो बहुत अलग हट करके है, इसलिए जो बहुत से धार्मिक संप्रदाय हैं वो उसके विरोधी यूं ही हो जाते हैं, जबकि उसका चिंतन अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। धर्म के बारे में वो नशा एक मानता था धर्म को, है ना? कि वो धर्म वो नशे के रूप में देखता है। अब उसकी जो रचनाएं जिसमें 2 मुख्य रचनाएं हैं, जिसको एक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 के करीब उसने लिखी और दूसरी दास कैपिटल। दास कैपिटल का जो पहला भाग है वो 1867 ईस्वी में आया। दूसरा भाग उसकी मृत्यु के बाद उसके अभिन्न मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने निकाला जो 1885 में आया और तीसरा भाग भी एंगल्स ने ही प्रकाशित कराया। 1894 के आसपास तीसरा भाग इसका आता है। ये इसकी महत्वपूर्ण कृति है दास कैपिटल, जो पूंजी और पूंजीवाद के साथ-साथ मजदूरों के जो शोषण की बात है इसका विस्तार से वर्णन करती है। एक प्रसिद्ध नारा, जैसा हमने कहा राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में भी मार्क्स चर्चित रहा। उसका जो राजनीतिक दर्शन है वो लंबे समय तक दुनिया में प्रभावित करता रहा दुनिया को, और वो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ जो नारा देता है, इस नारे में जिस सर्वहारा वर्ग को वो केंद्र में रखना चाहता है, इसकी बहुत सी बातें दास कैपिटल के प्रथम भाग में ही मिल जाएंगी। दास कैपिटल में 3 भागों की अपूर्व सफलता के बाद, अपूर्व सफलता मैं इसलिए कह रहा हूं कि दास कैपिटल के प्रकाशन के कुछ वर्षों बाद रूस में आप देखते हैं क्रांति एक होती है बहुत बड़ी, साम्यवादी क्रांति, जिसके बारे में विचारकों का मानना है कि दास कैपिटल का प्रभाव वहां के समाज पर काफी अधिक पड़ा। चौथा भाग भी दास कैपिटल का एंगल्स ने निकालने का प्रयास किया और उसके जो कुछ नोट्स थे उनके आधार पर उसने उसको कंपाइल किया चौथे वॉल्यूम को, जिसकी चर्चा बहुत नहीं होती है। अन्य रचनाओं में जो मैंने इधर लिख रखा है इसमें स्लाइड्स में, द सिविल वॉर इन फ्रांस। अच्छा, मार्क्स पर प्रभाव किसका था ये भी जानने वाली बात है। सबसे पहले हीगल, जिन्हें हम इतिहास दर्शन का यानी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का जिन्हें हम जनक मानते हैं, हीगल से प्रभावित थे। हीगल के साथ साथ जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति, इससे भी मार्क्स काफी अधिक प्रभावित थे। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द गोथा प्रोग्राम, द जर्मन आइडियोलॉजी, क्लास स्ट्रगल इन फाइनेंस, द होली फैमिली, द नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। इस किताब की चर्चा हम बाद में भी करेंगे और पहले भी शायद हमने की थी कि भाई किस तरह से ये 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं। तो
मार्क्स ने अपने जीवन पर्यंत लगभग 64 वर्ष का उनका जीवन रहा। उस 64 वर्ष में उन्होंने बहुत सारा जो काम किया, जैसा ऊपर पहली स्लाइड में बताया ना कि भई एक समाजशास्त्री के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में, एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में बहुत ही गतिशील जीवन जिया। अब आगे जो बात करें स्लाइड्स में, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कुछ चीज़ों को हम कॉमन पहले वैसे ही समझने की कोशिश करें। जैसा मैं पूर्व में कह रहा हूँ कि हेगल के अ, दर्शन से ये प्रभावित थे और 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि हेगल का इन्हें उत्तराधिकारी कहा जाता है और हेगल के का इन्हें विरोधी भी कहा जाता है। अ, दोनों के दर्शन में जो अंतर है, द्वंद्ववाद जिसको हम अभी बाद में चर्चा करेंगे, इनके इतिहास लेखन से पहले इनका जो एक टोटल परसेप्शन है अ, समाज के बारे में, व्यवस्था के बारे में, वो समझना बहुत ज़रूरी कई बार हो जाता है। तो हेगल का जो पूरा विचार है, जो डायलेक्टिक जो थ्योरी थी, द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत था, उसमें अगर शाब्दिक मैं बात करूँ, जितना मुझे समझ में आता रहा छात्र जीवन से, कि सिर्फ़ इन्होंने एक शब्द जिसका परिवर्तन किया, उससे पूरा परिदृश्य बदल गया और इनकी विचारधारा दुनिया में न सिर्फ़ चर्चित हुई, बल्कि बहुत बड़ा श्रेय इतिहास के क्षेत्र में, जो विशेष तौर से अगर भारत के इतिहास की बात करें, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास में बहुत सारा काम इनकी विचारधारा से या मार्क्सवादी इतिहास लेखन की दृष्टि से किया गया, लिखा गया। तो क्या वो एक शब्द था? ज़रा समझने की कोशिश करें कि हेगल जो ये कहते हैं कि भई जो ये अ, डायलेक्ट है, द्वंद है, ये किस बात के लिए है? या इसमें सुप्रीम रियलिटी क्या है? सर्वोच्च जो सत्य है या सर्वोच्च सत्ता है, वो क्या है? तो हेगल ये कहता है कि जो पूरा सिस्टम है, all the social, political, religious, legal, and all that which are emerged in the course of society are derived by spirit. ध्यान दें, लास्ट हमने क्या कहा? आर ड्राइव्ड बाय स्पिरिट, यानी आदर्श विचार या एक आत्म सत्ता से संचालित होता है सब कुछ समाज में। मार्क्स आता है, वो सिर्फ इस शब्द जो ये स्पिरिट कह रहा है, इसकी जगह वो क्या करता है? मैटर, द्रव्य, भौतिक। वो वही डेफिनेशन सिर्फ वो ये कह रहा है कि जो कुछ समाज में है और जो घटित होने वाला है, वो मैटर से कंसर्न है, द्रव्य से कंसर्न है ना? भौतिक। तो जिसको वो एक आदर्श विचार या अमूर्त विचार के रूप में, एक आत्मा के रूप में देख रहा है हेगल, उसको मार्क्स ने एक द्रव्य या भौतिक विचार के रूप में प्रस्तुत किया। अब ये जो भौतिक विचार है, इसको उसने समझाने के लिए मोड ऑफ प्रोडक्शन, आर्थिक जो व्यवस्था थी, उसका सहारा लिया, क्योंकि अर्थशास्त्री भी था और एक समाज को नई दिशा दी। उसने अपने समाज को जो नई दिशा दी, आपको उस परिदृश्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति रूस में काफ़ी 1818 या बाद का समय देखें, 48 के बाद का, तो काफ़ी प्रगतिशील अवस्था में उद्योग हैं। उन उद्योगों में जो मज़दूरों से काम लिया जा रहा है, वो बहुत ही कठोर दशाएँ हैं। आपको पता है, मज़दूरों ने संघर्ष किया काम के आवर्स, घंटे कम करने के लिए, है ना? अभी हम उसकी समीक्षा में ज़रूर इन बातों को दोबारा दोहराना चाहेंगे यदि समय रहा, कि जिसके खिलाफ दुनिया लड़ी, मज़दूर लड़े, और हमारे आज के तकनीकी मज़दूर, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा भाई या मेरा बेटा मल्टीनेशनल का एमएनसीज़ में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करता है। और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, वो क्या हैं, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। सुबह से रात तक उन्हें काम करना पड़ता है। मार्क्स इसी व्यवस्था के खिलाफ तो लड़ा था। वो मज़दूरों को एक संगठित करके और एक उनकी जो सरबराह वर्ग है, उसकी वो जो परिस्थितियाँ थी, पूंजीवादी समाज में किस तरह से वो एक लक्ष्य रख कर के एक वर्ग विहीन समाज का सपना देखता था। अब ज़रा आगे बढ़ें
तो जो मार्क्स की विचारधारा ने सामाजिक विज्ञान है उसकी सभी शाखाओं को प्रभावित ही नहीं किया, अपितु विश्व इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं पर सीधा प्रभाव डाला। मार्क्स का मानना था कि अब तक के सभी विद्वज्जनों ने समाज की विस्तृत व्याख्या की है, किंतु वास्तव में असली प्रश्न समाज को बदलने का है। वो सोशल चेंज की जो बात करता है, मार्क्स ने इतिहास को अलग-अलग घटनाओं का संकलन अथवा महान व्यक्तियों के क्रियाकलाप के रूप में न देखकर समाज के आंतरिक संगठन, आंतरिक संघर्ष के रूप में देखने का प्रयास किया। मैं जरा रिकॉर्डिंग का पक्ष हाँ, ठीक है, शायद हो रहा है रिकॉर्ड। देखना चाहता था, तो वो उसको एक आंतरिक संघर्ष के रूप में देखता है। इतिहास को परिभाषित करने का जो स्वरूप देता है, वो यही कहता है कि क्या है, हिस्ट्री इज़ द क्लास स्ट्रगल। जो वर्ग संघर्ष है, वही इतिहास बनाता है। तो मार्क्स ने आदर्शवादी एवं जो उदारवादी विचारधारा थी, उदारवादी, उसका विरोध किया। उसका कहना था कि किसी भी समाज के इतिहास को समझने के लिए उस समाज विशेष के उत्पादन पद्धति, मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, कि विस्तृत जानकारी बहुत आवश्यक है। इस पद्धति के अंतर्गत न केवल उत्पादन प्रक्रिया को समझा जाए, बल्कि स्वामित्व संबंधी प्रश्न को भी समझा जाए, क्योंकि इसी आधार पर समाज का उत्पादन संबंध एवं विविध वर्गों के बीच के संबंधों का निर्धारण होता है। यानी जो हम अभी बात करेंगे फ्यूडल सोसाइटी की, किस तरह से फ्यूडल कैरेक्टर जो समाज में है, इनके बारे में मार्क्स जो प्रस्तुत कर रहा है, वो कहता है कि इन संबंधों में अंतर विरोध भी पनपता है। सामाजिक वर्गों के बीच किसी भी प्रकार की असमानता एवं अंतर विरोध का कारण समाज प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो प्रभावित रहता है। इस संबंध में मार्क्स का कहना था, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, कि समूचा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा के आधार पर अनेक इतिहासकारों ने मार्क्सवादी दृष्टि से इतिहास लेखन किया। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टि को समझना इतिहास के अध्येताओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। परंपरागत मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को सीमित अर्थों में प्रयोग किया जाता था। मैं जब ये मार्क्सवाद बोल रहा हूं, तो उसके अंदर फ्रेडरिक एंगल्स और लेनिन दोनों को शामिल करके बोल रहा हूं। ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी मार्क्सवाद के ये दोनों अभिन्न अंग हैं। बल्कि यूं कहूं कि बाद में स्टालिन की जो 2 किताबें आती हैं, उसको भी आप इसमें शामिल मान सकते हैं। तो वो मान रहा है कि अर्थव्यवस्था एवं वर्ग संरचना उत्पादन पद्धति का प्रतीक है, जिसे समाज विशेष रूप से मूल ढांचे का आधार माना जाता है समाज के। इसी मूल ढांचे के आधार पर राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का निर्धारण होता है। तो वो जिस राजनीतिक अर्थशास्त्र की बात करता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्क्स ने अपने क्रांतिकारी ऐतिहासिक विचारों का जो प्रतिपादन किया, उसमें अनेक स्तर पर रचनात्मक बहस हुई है। जिन विद्वानों ने इस बहस में भाग लिया विश्व स्तर पर, उसमें अंतोनियो ग्राम्सी, जो जिसकी चर्चा हमने पहले की है, प्रारंभ में मार्क्सवाद से भी ये प्रभावित रहे। रेमंड विलियम्स है, ईपी थॉमसन है, इन लोगों ने विचारधारा को समझने के लिए चर्चा जो की, उसके आधार पर ही भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार भी प्रभावित हुए और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मार्क्स ने जिस उत्पादन पद्धति के सिद्धांत का उल्लेख किया है, उसका संबंध मात्र अर्थव्यवस्था से नहीं है, क्योंकि किसी भी समाज विशेष में उत्पादन मात्र वस्तुओं एवं सेवाओं का ही नहीं होता है, अपितु स्कूलों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में जो मानव संसाधन का उत्पादन होता है, मार्क्स की उत्पादन पद्धति को मात्र आर्थिक क्षेत्र तक सीमित रखना संकीर्णता है। आप देखिए आजकल जो नेट वगैरह हम लोग करते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें हमसे पूछा जाता है कितने नेट पास हुए आपके डिपार्टमेंट में, कितने लोग राजकीय सेवा में आए, अगर कोई उल्लेखनीय प्राइवेट सेक्टर में गया है तो उसकी भी बात होती है।
तो वो जो मार्क्सवाद की संकीर्ण व्याख्या करते हैं कि सिर्फ वो उन्हीं चीज पर ध्यान दे रहा है, वो मानव संसाधन भी उसमें शामिल करता है। इसलिए मार्क्सवाद का जो रचनात्मक पहलू है उसका विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। अधिकांश मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अपने लेखन में जिस सामाजिक शोषण की बात कही है, उसका आधार मात्र आर्थिक ही बताया है। किंतु शोषण मात्र आर्थिक ही नहीं होता है। शोषण के अंतर्गत सामाजिक शोषण है, पारिवारिक शोषण है, विशेष तौर से महिलाओं और बच्चों के शोषण के बारे में भी उन आयामों की उपेक्षा की जाती रही है। मार्क्स के जो अनमोल विचार हैं, उसमें एक विचार मुझे हमेशा याद रहता है, वो ये है कि मार्क्स ये कहता किसी भी समाज की प्रगति का स्तर अगर जांचना है, तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति के आधार पर जांचा जा सकता है। बहुत उल्लेखनीय बात है, हमारे युवा साथी सुन रहे होंगे कि महिलाओं के बारे में इतना सशक्त रूप से 19वीं शताब्दी में सोचने वाले बहुत कम विचारक हैं, जिनमें मार्क्स प्रमुख है। जो महिलाओं की दुर्दशा, इतिहास का जब वो विभाजन करता है, तो वो जो बाद में एशियाई मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो बात करता है ना? तो वो पूंजीवाद तक अगर आगे बढ़ के आए, लगातार वो 4 जो भागों में बाँट रहा है, उसमें अंतिम जो पूंजीवाद और उससे पहले सामंतवाद की बात करता है, इन दोनों की चर्चा मुझे लगता है इस कालखंड में बहुत मुश्किल होगी करना। तो इस तरीके से मार्क्स नारी एवं बच्चों के शोषण आयामों को भी शामिल करता है, किंतु जो प्रारंभिक विचारक रहे, वो उसके रूढ़ जो आर्थिक अर्थशास्त्र में जो लोग पढ़ते हैं, उस तरह से उन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की। तो आधुनिक इतिहास लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा के सुर 19वीं शताब्दी में ही मुखरित हो रहे हैं। मार्क्स के उपरांत जैसा हमने कहा कि फ्रेडरिक एंजल्स जो उसका दोस्त था, लेनिन आदि अनेक विद्वानों ने इस विचारधारा को समृद्ध किया। रूस की साम्यवादी क्रांति के उपरांत वैज्ञानिक समाजवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिकता प्राप्त हुई। एक बात मैं उल्लेख कर दूं 2 लोगों के बारे में, एक तो वैज्ञानिक समाजवाद जो सोशल साइंटिफिक सोशलिज्म है, इस शब्द का प्रयोग मार्क्स के लेखन में प्रायः दिखाई नहीं पड़ता है। और ठीक उसी तरीके से लेनिन ने कभी लेनिनवाद की बात नहीं की। 2 बातें याद रखने वाली मैं पुनः दोहरा दूं कि मार्क्स साइंटिफिक सोशलिज्म टर्म का यूज अपने लेखन में नहीं करता है और लेनिन कभी लेनिनवाद का यूज नहीं कर रहा है। बाद के लोगों ने किया। हाँ, तो रूस की जो था उसमें अंतरराष्ट्रीय जो सामाजिक जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसकी वैधानिकता प्राप्त हुई। इस क्रांति के उपरांत रूस ही नहीं, पूरी दुनिया में अनेक देशों ने पेशेवर ढंग से मार्क्सवादी इतिहास लेखन की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया। जरा धीरे-धीरे विचारधारा हो तो विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में इतिहास लेखन को धीरे-धीरे प्रतिष्ठा मिलने लगी और हाल के वर्षों में मार्क्सवादी इतिहास लेखन में रूढ़वादी आर्थिक पक्षों को संकुचित दायरे में जो व्याख्यायित किया गया, उसकी आलोचना हम बाद की जो विचारधाराएं हैं उनमें पाते हैं। और इन लोगों ने जो प्रारंभिक विचारक थे, राष्ट्रवाद के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा। 20वीं शताब्दी में फ्रांस में जो महत्वपूर्ण पत्रिका अनाल्स, जिसकी चर्चा पिछले व्याख्यानों में भी की है, रूढ़वादी मार्क्सवाद की उसमें मुखर आलोचना होने लगी। इस शोध पत्रिका से जुड़े इतिहास की नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। इन इतिहासकारों ने रूढ़वादी मार्क्सवाद के आधार पर इतिहास लिखने की बजाय संपूर्ण इतिहास, टोटल हिस्ट्री लिखने की संकल्पना को मजबूत किया और धीरे-धीरे अनेक मार्क्सवादी विचारकों ने नए मार्क्सवादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण को अपनाना प्रारंभ कर दिया, जिसमें हमने कहा महिलाएं और बच्चे इत्यादि शामिल किए गए। प्रारंभिक मार्क्सवादी इतिहासकारों में मैडम ने कल रजनी पामदत्त की बात की थी, तो मुझे याद आ रहा था उनका जो आज का भारत है, वो प्रारंभिक मार्क्सवादी रचना के रूप में देखा जा सकता है और उन्होंने रूढ़वादी मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बुर्जुआ आंदोलन बताया। उनके इतिहास लेखन में अंतर्विरोध एवं रूपाकार ग्रहण कर रहे राष्ट्रवाद की प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा गया। उस पुस्तक की मैं विशेषता कहना चाहूंगा है कि उन्होंने जो एक राष्ट्रवाद का संकल्पना या रूप जो बन रहा था, उसको भी उन्होंने उसमें ध्यान रखा है। वे राष्ट्रवादी इतिहासकारों के समान भारतीय समाज के अंतर्विरोधों को यद्यप नकारती नहीं है।
रजनी पामदत्त की तुलना में हाल में मार्क्सवादी विचारकों ने अधिक प्रगतिशील तरीके से इतिहास लेखन का कार्य किया है, जिनमें प्राचीन इतिहास, जैसा मैं पहले कह रहा था, बहुत सारा लेखन कार्य हुआ है, जिसमें डी कौशाम्बी, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी हैं, प्रोफेसर आर.एस. शर्मा हैं और डी.आर. चान्ना हैं। अब जरा भारत के इतिहास पर अगर केंद्रित बात करें तो जैसे स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया, ये चानना की किताब है, डी.आर. चान्ना की। इसमें इन्होंने दासों के सामने जो आर्थिक चुनौतियां थी, उन आर्थिक चुनौतियों के आधार पर स्लेवरी को एक्सेप्ट करते थे, ऐसा वो विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी मार्क्सवाद के ही पैटर्न पर दूसरी किताब सूतराज इन एंशिएंट इंडिया, बहुत प्रसिद्ध किताब है प्रोफेसर आर.एस. शर्मा की, रामशरण शर्मा साहब की। तो उसमें भी इस वर्ग की जीवन चुनौतियों को बहुत ही अच्छे से निखारा गया है। अब प्रोफेसर रामशरण शर्मा की बात हो ही रही है, तो मैं उनकी एक दूसरी किताब इंडियन फ्यूडलिज्म, भारतीय सामंतवाद की भी चर्चा करना चाहूंगा। यद्यप सामंतवाद पर बहस इससे पहले से चली आ रही थी और इस किताब के प्रकाशन से पहले भी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में प्रोफेसर हरबंस मुखिया दाकाऊ पर एक रिसर्च पेपर उन्होंने प्रस्तुत किया था, शोध पत्र, जिसके बाद बहस शुरू हुई और 3-4 तरह के विचार हैं भारत के सामंतवाद के बारे में, जिसमें ये है कि भारत में सामंतवाद था या नहीं था तो कितना था, और क्या वो यूरोप के सामंतवाद से प्रभावित था या यूरोप के सामंतवाद की अनुकृत थी। तो इस विषय में चर्चा या बहस की बराबर गुंजाइश है और बहुत सारी बातों का इसमें उल्लेख किया जा सकता है। तो अभी इसी तरीके से मध्यकाल की अगर बात करें, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि भारत के इतिहास में मार्क्सवादी इतिहास लेखन प्राचीन और मध्यकाल में सर्वाधिक हुआ है। तो मध्यकाल में प्रोफेसर इरफान हबीब साहब हैं और नूरुल हसन साहब हैं, जिन लोगों ने काफी सुलझे हुए ढंग से इतिहास लेखन किया, और ठीक जैसे रजनी पामदत्त ने राष्ट्रवाद के स्वरूप को भी रूपायित किया, साथ साथ मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभाव के बावजूद, ठीक उसी तरीके से इरफान हबीब साहब ने जो लेखन किया है, उसमें भी बहुत सी बातों का बहुत ही सकारात्मक बल राष्ट्रवादी विचारधारा को मिला है। उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जो मोरलैंड भारत के रेवेन्यू सिस्टम पर बात करता है और ये मानता है कि इवन यहाँ तक कि उन्होंने तो चैलेंज करके इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के आंकड़ों का प्रयोग करके, जो बाद में उन्होंने मुगल काल की कृषि व्यवस्था पर लेखन कार्य किया, उसमें उन आंकड़ों को भी चैलेंज किया जो मोरलैंड ने जोड़े थे। तो इस तरीके से जो मोरलैंड ने मुगलों की कृषि व्यवस्था को लेके जोड़ तलब जमींदारों को लेकर के सवाल खड़े किए थे, उनका बहुत ही सटीक उत्तर मार्क्सवादी विचारधारा के सहारे चलते हुए किनारे किनारे प्रोफेसर इरफान हबीब साहब ने दिया है। इसी दृष्टि से जो निजामी एंड हबीब का 5 वॉल्यूम में दिल्ली सल्तनत, 5 वॉल्यूम, बहुत वॉल्यूमिनस जो शब्द है वो लगता है इसी किताब के लिए साबित होता है। बहुत बड़ी किताब 5 वॉल्यूम में दिल्ली सल्तनत लिखी, जो मार्क्सवादी जिसमें चिंतन को देखा जा सकता है। साथ साथ मध्यकालीन भारत सीरीज के नाम से राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई इरफान हबीब साहब के संपादन में एक बड़ी सीरीज, ठीक वैसी सीरीज देखिए, इतिहास में जो गति है, प्रगति है, उसको भी इतिहास लेखन में पहचानना चाहिए। आपको शायद ध्यान हो, जब हम सबाल्टर्न पढ़ा रहे तो मैंने कहा एसएस करके, सबाल्टर्न स्टडीज करके 10 से अधिक वॉल्यूम, 11-12 वॉल्यूम निकल चुके हैं सबाल्टर्न स्टडीज के। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखें, मध्यकालीन भारत के 5 वॉल्यूम भी इरफान हबीब साहब के संपादन में निकले, जिनमें विभिन्न प्रकार के जो इस तरह का शोषित समाज है उसको लेकर के उनमें बहुत सारे निबंध लिखे गए। अब ये मुझे टाइम आउट की चेतावनी दे रहा है, तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा, ये स्लाइड को अपन यहीं समाप्त करके और अब आगे इस प्रक्रिया में थोड़ा सा अभी हम बात आधुनिक काल में जो मार्क्सवादी दृष्टि से लेखन कार्य हुआ उसकी भी चर्चा करना चाहेंगे। सुमित सरकार का नाम आप सबने सुना होगा, और उस दिन मैंने एक बात कही थी कि इनकी जो आधुनिक भारत की किताब है वो बच्चे कहते हैं साहब सिरदर्द हो जाता है, 1885 से प्रारंभ हो रही है, किंतु उसमें आंकड़े इतने अधिक हैं और तथ्यात्मक विश्लेषण
उसमें बहुत अधिक दिया गया। इसी तरीके से मैडम ने कल बिपिन चंद्रा जी की किताब का उल्लेख कर दिया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसकी चर्चा करके समय अब जाया न करें, समय कम बच रहा है। साथ-साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वैचारिक स्वतंत्रता हर शोधार्थी में होनी चाहिए। एक शोध पर्यवेक्षक के रूप में मैं ये जब देखता हूँ किसी का शोध प्रबंध, तो ये ध्यान रखता हूँ कि उसकी जो मूल सोच है, उसमें किसी प्रकार की काट-छाँट मैं ना करूँ। हाँ, यदि कहीं संभव होता तो उससे चर्चा ज़रूर करना चाहता हूँ कि भई मूल रूप से वो क्या सोच रहा है और उसको थोड़ा व्यवस्थित कर दूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी विचारधारा के बारे में चिंतन मनन, उसकी समालोचना आलोचना जरूर होनी चाहिए, किंतु कुछ बातें जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, कहते हैं इतिहास में तथ्य और व्याख्याओं का या विश्लेषण का बहुत गहरा संबंध होता है। मैं सभी साथियों को, जहां तक मेरा अब तक की पहचान है, कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने सिर्फ बोलने का काम नहीं किया है, बल्कि बहुत सारा लेखन कार्य किया है, मजबूत लेखन कार्य किया है। आज जितनी भी किताबें भारत के इतिहास से संबंधित उपलब्ध हैं, उनमें जो कम से कम मेरी पीढ़ी ने जो पढ़ा, ज़्यादातर मार्क्सवादी चिंतक विचारक रहे। तो जो राष्ट्रवादी, जिसकी अगली क्लास मैं बता दूं, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की अगली क्लास मैं लूंगा, और राष्ट्रवादी इतिहास जो लेखक हैं, उन्होंने प्रारंभ में तो जरूर लिखा, जब वो साम्राज्यवाद की या कॉलोनियल राइटिंग की प्रक्रिया में लिख रहे थे, तो आजादी के समय तक 1960 आते-आते राष्ट्रवादी लेखन काफी कमजोर पड़ गया और मार्क्सवादी लेखन काफी आगे आया। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जिन्हें पसंद है, मैं पहले चाहूंगा पसंद नापसंद इतने जल्दी ना बनाएं, थोड़ा पढ़ें लिखें विचार करें, और बाद में मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा, वो एक बात जरूर सोचें कि राष्ट्रवादी लेखकों ने लेखनकार लगभग पिछले 20 सालों में बहुत कमजोर हुआ, 20-25 साल में कोई भी अच्छी किताब सामने नहीं आ पाती है। और विशेष तौर से अगर हिंदी माध्यम की बात करूं, स्वयं हिंदी माध्यम मेरी पहली पसंद में रहा है, किंतु मजबूरी में मुझे बहुत दिन प्रारंभ में अंग्रेजी में लिखना पड़ता था। तो मैं संतुष्ट के लिए अनुवाद की हिंदी की किताब जरूर हर वर्ष मैंने रखी है, और उसको फटाफट पहले पढ़ लेता था, बाद में मूल जो अंग्रेजी में बात होती थी उसको पढ़ने समझने की कोशिश करता था। तो मेरा इस जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन, इसके प्रति जो मन में सम्मान है, वो इसलिए है कि इन्होंने इतिहास का गंभीर अध्ययन प्रारंभ किया। मैं वापस अपनी बात दोहरा दूं, जिन विश्वविद्यालयों में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव रहा, चाहे वो दिल्ली के विश्वविद्यालय रहे हों या कि अलीगढ़ के रहे हों, उन सब में, इवन इलाहाबाद के भी स्कूल में, बीएनएस यादव, बृजनाथ सिंह यादव का जो उनका एक किताब है, जिसका मैं उल्लेख समय अभाव में नहीं कर पाया, हालांकि मैंने नोट की थी, मैं बात करूंगा, इंडियन फ्यूडलिज्म, लैंड सिस्टम एंड फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, बहुत अच्छी किताब है, ये भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखी गई। तो इन सभी विश्वविद्यालयों में, वो इलाहाबाद, अलीगढ़, दिल्ली के सारे विश्वविद्यालय, इन सब में जो खास बात है कि इतिहास में गंभीर अध्ययन जो हुआ, उसको लोगों ने सराहा, कोट किया। और वास्तविक में आप जब पाएंगे, जैसे सुमित सरकार की उदाहरण किताब है, इतने आंकड़ों का प्रयोग आपने शायद ही दूसरे लेखकों की किताब में देखा हो। तो आर्काइव सबके लिए खुला है, नेशनल आर्काइव खुला है, और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी खुली है, राजस्थान का अभिलेखागार खुला है। अब बहुत से लोग जाते हैं वहां पढ़ने लिखने वाले, तो कम से कम फैक्ट तो पहले देखिए, तथ्य भी जरूर देखिए। मैं एक बार वापिस कहूंगा, अब समय 5-7 मिनट बच रहा है अपनी क्लास का, तो ये मंच सबके लिए खुला है और सब अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। प्रश्न आमंत्रित दलपत सिंह जी भी दिख रहे हैं। सर प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि जिसका आप जिक्र आज कर रहे हैं वो आपने हमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ा दिया था। ये बड़ी मतलब खुशी की बात है। तो डीडी कौशाम्बी है, राम शरण शर्मा है, और आप जो अभी मोरलैंड की जो बात की थी, उसने जिसने मुगल काल के एग्री सिस्टम पे लिखा है काफी कुछ। तो ये तो आपकी कृपा से हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और बी लेवल तक ही, और ये आपको श्रेय जाता है सर पूरा, मतलब ये तो आज मैं पढ़ रहा हूँ। दलपत जी के संदर्भ में एक बात कह दूं, फालना कॉलेज में जो 3 साल का मेरा कार्यकाल रहा है, वो एक एज ए टीचर मेरा स्वर्ण काल था। एक भी क्लास कभी छूटती नहीं थी, लगातार, और उस क्लास की तैयारी एक दिन पहले होती थी। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे अन्य कामों में मैं उतनी तैयारी क्लास की नहीं करता हूँ जितनी तैयारी करके पहले क्लास में जाता था। तो इनके साथ इनके अभिन्न मित्र आइदान सिंह और कई एक वो जो अभी हल्दी घाटी के पास टीचर हैं, कई बार मेरी बात होती है,
मैं नाम स्लिप कर रहा हूँ, इनका पूरा ग्रुप था, ये 5-6 छात्र और 5-6 ही छात्राएं आगे की पंक्ति में बैठने वाले। आज के ये इसमें अभी देखिए 16 लोग पार्टिसिपेंट जुड़े मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, किंतु इनकी क्लास में पीछे तक जगह नहीं बचती थी, 60-70 बच्चे हमेशा रहते थे। और अब कई बार तभी मैं कह रहा हूँ वो मेरा स्वर्ण काल था। तो उस समय ये सब ताजा पढ़ा हुआ था, तो काफी मन लग के पढ़ते थे और ये लोग पूछते भी काफी थे। धन्यवाद दिलपत, तुमने याद दिलाई पिछले दिनों की। अन्य कोई लोग? नमस्कार सर। जी बोले मैम। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी तक हम जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, तो अब जो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी तक वो हमें भ्रमित करने वाला इतिहास पढ़ा है। मतलब मार्क्सवादी लेखकों ने जो भी लिखा वो हमें भ्रमित करने वाला इतिहास है, हम सही इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। तो सर राष्ट्रवादी इसको मार्क्सवादी लेखन को भ्रमित करने वाला या गलत इतिहास क्यों बोलते हैं? बिल्कुल प्रश्न सटीक है और व्हाट्सएप पर ये सब कुछ बहुत चलता रहता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा इतिहास में हाँ सर मैं मतलब जो हमारे टीचर होते हैं, हमारे जो सर या मैम हैं, तो वो भी अपनी विचारधारा के अनुसार ही पढ़ाते हैं। मतलब उनकी भी अपनी एक अलग सोच होती है कि हम राष्ट्रवादी हैं कि हम मार्क्सवादी हैं। तो उनका जो पढ़ाना है, बुक्स बताना है, वो सब इसी हिसाब से चलता है। मतलब ये मतलब मेरे सामने भी आ चुकी है ये बात कि सर को इरफान हबीब और बिपिन चंद्रा की बुक्स थी, तो उन्होंने बिल्कुल मुझसे मना कर दिया था कि आप ये ना पढ़ें, ये मार्क्सवादी लेखकों की है और ये आपको सही जानकारी नहीं देगी। तो इसलिए मैंने ये वाला प्रश्न। चलिए अब मैं जल्दी से इसका उत्तर दे दूं। प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो अन्य विचारधारा के लेखक हैं उनकी पुस्तकें एक तो बहुत कम है ना? और कोई भी इतिहास में कहते हैं कि भाई तथ्य फैक्ट तो हो ना, तथ्य तो कहीं न कहीं बोलेंगे। तो अगर कोई उनमें भ्रांति है, मैं बहुत स्वस्थ मन से ये बात कह रहा हूँ और जो इसमें दलपत जी टीचर हैं, मैं तो कहूँगा बिल्कुल अगर कोई वैकल्पिक उन्हें अच्छी पुस्तक दिखती है उसको छात्रों को ज़रूर बताएँ। और कई किताबों के नाम मैम भी कुछ बात करेंगी। तो मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर कहीं भ्रांति है, तो उस भ्रांति के निवारण में आप लिखिए ना। जितने राष्ट्रवादी लेखक हैं, वो लोग लिखते बहुत कम हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमने एक लिस्ट दिमाग में बनाई हुई है, जो निठल्ला चिंतन, जो सिर्फ भाषण दे सकते हैं जिसमें फैक्ट की बिल्कुल कमी होती है। तो वो या अपने विषय की परिधि से बाहर जाना। जैसे अब बताइए मैंने जीवन भर इतिहास पढ़ा है, अब सुनिए, और मैं सेवानिवृत्त होता हूँ और मैं भौतिक विज्ञान की बात करूँ, मैं रसायन विज्ञान की गंभीर बात करूँ, तो भाई हमने कहाँ पढ़ लिया, कब पढ़ लिया? तो ये जो एक लफोड़ापन जिसको यूटोपियन, यस मार्क्स कहता है यूटोपियन सोसाइटी, वो एक काल्पनिक समाजवाद जो चल रहा था उसके समय में उसकी बात करता है। यूटोपिया एक फिलॉसफी का टर्म है, यूटोपिया। अब मैम कुछ कहना चाहिए, मैम कुछ कहना चाहिए प्लीज। नमस्कार मैम। प्रणव जी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा। ये एक गंभीर विषय है और खास तौर से इतिहास में बीए के बाद जो आगे पढ़ रहे हैं उनको इन चीजों को भली भांति समझना चाहिए कि इतिहास किन किन धाराओं के अंतर्गत लिखा जाता है। और प्रणव जी ने अपना विद्वतापूर्ण भाषण दिया, लेकिन प्रीति ने जो सवाल किया उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये, जिसे आप राष्ट्रवादी कह रही हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो सांप्रदायिक लेखक हैं। राष्ट्रवादी वो हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इतिहास लिखा। और अभी जो डिबेट चल रही है, अभी का जो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद ही अपने आप में विवादास्पद है। वो राष्ट्रवाद की कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आधार है। बेशक साम्यवादी इतिहास लेखन जो रहा